राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्टार्ट विद आदित्य में। दोस्तों, आज हम आपके लिए दिल्ली पुलिस के स्टैटिक जीके के क्वेश्चन और लेके आए हैं। दोस्तों, ये स्टैटिक जीके क्वेश्चन है जो कि पिछले एसएससी के एग्जाम्स में आए हैं, दिल्ली पुलिस के एग्जाम्स में आए हैं। तो आज से हम आपके लिए स्टैटिक जीके के क्वेश्चन और डालेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन दबा दो और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दिया करो। दोस्तों, तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा के गठन के लिए निर्वाचित संविधान सभा ने अपनी पहली बैठक को आयोजित किया था। 15 दिसंबर 1947, 15 अगस्त 1947, 9 दिसंबर 1946 और 9 दिसंबर 1947। तो दोस्तों, जो सही उत्तर है वो है 9 दिसंबर 1946 सही उत्तर है। दोस्तों, संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को पहली बार एक साथ आई और 14 अगस्त 1947 को भारत में ब्रिटिश संसद के अधिकारी के लिए एक संप्रभु निकाय और उत्तरदायियों के रूप में एकत्र हुई। दोस्तों, जो कैबिनेट मिशन योजना का पहला संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था वो 1946 में ही हुआ था। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासन को भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है? लोधी वंश, सेना राजवंश, गुप्त वंश, प्रतिहार वंश। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, गुप्त वंश। दोस्तों, गुप्त वंश को स्वर्णकाल कहा जाता है क्योंकि गुप्त वंश में दोस्तों कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, भाषा, साहित्य, गणित और खगोल विज्ञान, धर्म और दर्शन में व्यापक आविष्कारों की खोजों का चिन्हित भारत का स्वर्ण युग के रूप में माना जाता है। दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विज्ञान, कला, दर्शन और धर्म के संश्लेषण को बढ़ावा दिया क्योंकि उनके दरबार में नवरत्न या नवविद्यान थे, जो 9 विद्यानों का एक समूह था जिन्होंने कई अकादमिक क्षेत्रों में उन्नति का उत्पादन किया। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने कभी ओलंपिक पदक नहीं जीता है? दोस्तों, ऑप्शन है गगन नारंग, सानिया मिर्जा, विजय कुमार, विजेंद्र सिंह। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सानिया मिर्जा। दोस्तों, आपको एक और बात बता दूं, आप सानिया मिर्जा को जानते ही होंगे। दोस्तों, सानिया मिर्जा टेनिस की प्लेयर हैं, भारत की टेनिस प्लेयर हैं। और दोस्तों, सानिया मिर्जा ने अपने कैरियर में 6 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं, 6 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं, लेकिन उन्हें अपने करियर में कभी ओलंपिक पदक नहीं मिला। दोस्तों, इन्हें सानिया मिर्जा को अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है। दोस्तों, अर्जुन अवार्ड की आपको बात बता दूं, अर्जुन अवार्ड जो है, जो लगातार 3 वर्ष अच्छा प्रदर्शन करते हैं किसी भी खेल में, उनको अर्जुन अवार्ड मिलता है। दोस्तों, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी को भी मिल चुका है। दोस्तों, 2006 में इन्हें पद्मश्री भी मिला है, 2005 में इन्हें WTA न्यू कमर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। तो काफ़ी अवार्ड ले चुके हैं, लेकिन इन्हें अभी तक ओलंपिक नहीं मिला है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय खेल प्राधिकरण साई का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप स्पोर्ट्स से जुड़े हो तो आपको इसके बारे में पता होगा, और नहीं पता है तो आप जान लीजिए। और अगर आप हमेशा पढ़ते हो फिर भी आपको स्पोर्ट्स की थोड़ी बहुत न्यूज होनी चाहिए। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन है नई दिल्ली, मुंबई, तमिलनाडु, बेंगलुरु। तो दोस्तों, इसका जो मुख्यालय है वो दोस्तों कहाँ है? नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना दोस्तों 1984 में हुई थी। इसकी मूल संस्था खेल विभाग, युवा मामले मंत्रालय और खेल विभाग है। दोस्तों, साई में 2 खेल शैक्षणिक संस्था, 11 क्षेत्रीय केंद्र, 14 उत्कृष्टता केंद्र और दोस्तों 56 खेल प्रशिक्षण केंद्र और 20 विशेष क्षेत्र खेल सैग हैं। दोस्तों, आपको एक और बता दूं, इनके मुख्यालय और स्थापना मुंबई में भी है। मतलब एक मुख्यालय दिल्ली में है और मुंबई में भी है, नई दिल्ली में भी है, कोलकाता में भी है, पंजाब में भी है, अलग अलग जगह हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत श्रीलंका वाणिज्य मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे 1998 में, 2005 में, 2015 में और 2000 में। दोस्तों, मैं ये क्वेश्चन इसलिए जल्दी जल्दी करा रहा हूँ ताकि आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो, क्योंकि आपका समय से ज़्यादा कीमती कुछ नहीं होता। एक छात्र के जीवन में दोस्तों समय से ज़्यादा कीमती कुछ नहीं होता। ये बात हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि छात्र जब
प्रशिक्षित हो जाता है, शिक्षित हो जाता है, तो वो अपना समय दे के ही पैसा कमाता है, सिर्फ उसके समय के उसको पैसे मिलते हैं। तो आप अपने समय को बिल्कुल भी बर्बाद मत करिएगा। तो इसका जो सही 1998, 2005, 2015, 2000, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 1998। दोस्तों भारत श्रीलंका वाणिज्य मुक्त व्यापार समझौते पर 1998 में हस्ताक्षर हुए थे। श्रीलंका और भारत के बीच वाणिज्य संबंधों ने एक ऐतिहासिक मील का पत्थर चिन्हित किया जब उन्हें 28 दिसंबर, दोस्तों डेट याद रखिएगा, 28 दिसंबर 1998 को भारत श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौता ISFTA पर हस्ताक्षर किए। यह श्रीलंका का पहला द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता था। दोस्तों ISFTA 1 मार्च 2000 से प्रभावी हुआ था। हस्ताक्षर इस तारीख को हुए थे, प्रभावी कब से हुआ था? 1 मार्च सन 2000 से। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जो ऑप्शन मैंने रखा वो 2000 रखा है, ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब क्या हुआ। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, 2000 और 2001 में 45 मिलियन US$ के आयात से यह एक बड़ी छलांग थी, जब श्रीलंका ने क्षेत्र में भारत के लिए आयात स्रोत के रूप में चौथे स्थान पर कब्जा कर लिया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वित्त विधेयक का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 145, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 110 और अनुच्छेद 134। दोस्तों ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा अनुच्छेद 110, ऑप्शन सी एकदम सही उत्तर है। दोस्तों आपको इसके बारे में बता दूं, अनुच्छेद 110 किस बारे में? धन विधेयक की परिभाषा, धन विधेयक के बारे में। तो दोस्तों धन विधेयक की परिभाषा क्या है? देखिए, इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए विधेयक को धन विधेयक तभी माना जाएगा यदि इसमें केवल निम्नलिखित में से किसी भी या सभी मामलों से संबंधित प्रावधान सम्मिलित होते हैं, जैसे किसी भी कर को लागू करने, समाप्त करने, हटाने, परिवर्तन या विनियमन करने के लिए। और भी काफ़ी चीज़ें हैं। भारत के संचित निधि पर खर्च किए जाने वाले किसी भी व्यय की घोषणा या इस तरह के किसी भी व्यय की राशि में वृद्धि, है ना। दोस्तों थोड़ा अनुच्छेद 145 को भी थोड़ा जान लेते हैं, थोड़ा सा इसको भी लेके चलते हैं कि अनुच्छेद 145 क्या कह रहा है। तो थोड़ा अनुच्छेद 145 जान लेते हैं। अनुच्छेद 145 क्या है? न्यायालय के नियम। ठीक है, अनुच्छेद 145 न्यायालय के नियम। अब हम दोस्तों थोड़ा सा अनुच्छेद 134 पर फोकस करेंगे कि अनुच्छेद 134 क्या है। आपराधिक मामलों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 134 के अंतर आते हैं। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। इसकी एक और हम बात जान लेते हैं। यदि उच्च न्यायालय ने अपील पर किसी आरोपी व्यक्ति को बरी करने का आदेश सजा सुनाई हो, भारत के क्षेत्र में उच्च न्यायालय की आपराधिक कार्रवाई में किसी भी निर्णय, अंतिम आदेश या सजा पर सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। ये दोस्तों आपको पता है। हाई कोर्ट ने अगर बरी कर दिया तो आदमी चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकता है। ये चीज़ तो आपको पता होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे दोस्तों, ये दिमाग में बिठा लो, इन्हें याद करने की जरूरत नहीं है, आप इन्हें नॉर्मल भी दिमाग में बिठा सकते हो। चलिए अब दोस्तों यहाँ तक चीज़ें समझ आई और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। दोस्तों जब समझ आ रही हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ सके और मैं और उत्साह से और जोश से आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाता रहूं। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, और ये बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये बात याद रखिएगा, ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। चलिए ये अगला प्रश्न है, ओलंपिक प्रतीक जिसे दुनिया भर में ओलंपिक के छल्ले के रूप में जाना जाता है, लाखों लोगों के लिए ओलंपिक अध्यक्ष राजदूत निम्नलिखित में से कौन सा रंग छल्ले में शामिल नहीं है? सफ़ेद, काला, हरा, लाल। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा सफ़ेद। सफ़ेद छल्ले में शामिल नहीं होता दोस्तों। काला रंग अफ्रीका के लिए होता है, अफ्रीका। मैं आपको यही सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ दोस्तों। काला रंग अफ्रीका के लिए होता है और हरा रंग ऑस्ट्रेलिया और ओशिनिया के लिए होता है। हरा रंग दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के लिए होता है। दोस्तों राइटिंग सही नहीं है, स्पेलिंग गलत वलत भी हो सकती है। और दोस्तों लाल रंग जो होता है वो अमेरिका के लिए होता है। और दोस्तों यहाँ हम तीन ही रंग की बात कर रहे हैं, लेकिन
मैं आपको बता दूं पूरे 5 रंग होते हैं। नीला रंग यूरोप के लिए होता है और पीला रंग एशिया, पीला एशिया, एशिया और नीला दोस्तों यूरोप। ठीक है, यहाँ तक समझ आए चीज़ें, पॉइंट क्लियर हो गए। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों। आगे हम चले तो आगे आए संविधान सभा से कौन सी समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद नहीं थे? यूनियर्स पावर्स कमेटी, प्रक्रिया के नियमों पर समिति, राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति, वित्त और कर्मचारी समिति। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये समझ लीजिए कि आपको ऐसा कंटेंट कहीं देखने को नहीं मिलेगा, बड़ी मुश्किल से आपके लिए ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, यूनियन पावर्स कमेटी। ये दोस्तों इसका एकदम सही उत्तर है। संविधान सभा की यूनियन पावर्स कमेटी की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने नहीं की थी। 1946 में संविधान सभा की नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बार बैठक हुई, जिसे वर्तमान में संसद भवन के सेंट्रल हॉल के रूप में जाना जाता है। प्रमुख समितियों और उनके अध्यक्षों के नाम दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, केंद्रीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, यूनियन पावर्स कमेटी जवाहरलाल नेहरू, मसौदा समिति डॉक्टर BR अम्बेडकर। दोस्तों याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्टेटस कमेटी राज्यों के साथ वार्ता के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू और प्रक्रिया समिति के नियम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक और जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति सरदार पटेल, प्रक्रिया समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। समझ गए दोस्तों? यहाँ तक आपको ये जो मैंने आपको बताई ये सारी समितियों के नाम बता दिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा मेल नहीं खाता? कोणार्क ओडिशा, भीमटैक छत्तीसगढ़, हम्पी कर्नाटक। ये दोस्तों आप समझ गए होंगे ये कुछ जगह हैं, ये कौन से स्टेट में इस बारे में है। तो हमें बताना है कि इसमें कौन सा जोड़ा मेल नहीं खाता, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें इसका भीमटैक छत्तीसगढ़, हम्पी कर्नाटक, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है, जो सही नहीं है और जो सही उत्तर है वो है भीमबेटका छत्तीसगढ़। इसका जो ये दोस्तों सही उत्तर है। ये कोणार्क ओडिशा में ही है, हम्पी कर्नाटक में ही है, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में ही है। तो भीमबेटका छत्तीसगढ़। दोस्तों भीमबेटका जो जगह मंदिर है, जो प्लेस है, जो जगह है वो कहाँ है? मध्य प्रदेश में है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में नहीं है। किसमें? MP में, मध्य प्रदेश में है। रायसेन जिले, और वो भी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है दोस्तों, तलहटी में स्थित है। भारत और विश्व के सबसे पुराने चित्रों में से एक है। और दोस्तों 1 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईस्वी तक इन गुफाओं पर निरंतर कब्जा रहा। पहली अवधि ऊपरी पूर्णा पाषाण काल है, दूसरी अवधि मेसोलिथिक है, तीसरी अवधि चालकोलिथिक है। दोस्तों ये भीमबेटका चित्र 7 अवधियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। दोस्तों अब आप समझ गए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, नलमला पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? ए अरुणाचल प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश और डी आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। नलमला पहाड़ी आंध्र प्रदेश में स्थित है। दोस्तों आप थोड़ा बहुत नाम से भी गैस किया करिए। असल में दोस्तों क्या है, इसके कुछ महत्व। नलमला श्रृंखला पूर्वी आंध्र प्रदेश राज्य दक्षिणी भारत में पूर्वी घाट के समांतर पहाड़ियों और घाटियों की एक श्रृंखला है। दोस्तों अगर आप भूगोल पढ़ रहे होंगे, आप ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे तो आप इसको जरूर बताएंगे। दोस्तों आपके लिए एक प्रश्न है कि भूगोल के जनक कौन है? कमेंट करके प्लीज़ जरूर बताइएगा। हु इज़ द फादर ऑफ ज्योग्राफी? यहाँ जो प्रश्न आया तो मुझे याद आ गया, भूगोल के जनक कौन है? कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, हु इज़ द फादर ऑफ ज्योग्राफी। दोस्तों ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भूगोल के जनक कौन है। और लगभग 19 मील 31 किलोमीटर चौड़ी नलमला श्रृंखला की औसत ऊंचाई दोस्तों 2900-3600 फीट और 9 से 1100 मीटर है।
ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामवेद को भारतीय के प्राथमिक स्रोतों में से एक माना जाता है। तो मुद्रा, सामवेद किसके होते हैं? मुद्रा, कपड़ा डिजाइन, औषधि, संगीत और कला। सामवेद दोस्तों किस वेद, कौन सा वेद है, इसमें क्या क्या आता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो उत्तर है दोस्तों, ये ऑलरेडी लगभग लोगों को पता होगा। सामवेद दोस्तों संगीत और कला के लिए जाना जाता है। जो सामवेद जो वेद है वो संगीत और कला के लिए दोस्तों जाना जाता है। सामवेद की उत्पत्ति दोस्तों सामान से हुई है, जिसका अर्थ धुन है। यह धुनों का एक संग्रह है। सामवेद मंत्रों की पुस्तक में 1549 सूक्त हैं दोस्तों। कितने? 1549 सूक्त हैं। और उद्गात्री के सोम यज्ञ में सामवेद के सूक्तों का पाठ किया गया था। चलिए, यह वेद भारतीय संगीत के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें ध्रुपद राग है। कौन सा राग है? ध्रुपद राग है। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति थे? वीवी गिरी, गोपाल स्वरूप पाठक, बीडी जत्ती और जाकिर हुसैन। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप इन क्वेश्चनों को आपने एक बार पढ़ लिया दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि आप दिल्ली पुलिस, आप कोई भी जी के जहाँ किसी भी एग्जाम में या नॉर्मली आपकी जी को बहुत बढ़ जाएगी। तो दोस्तों जो दूसरे उपराष्ट्रपति थे वो थे जाकिर हुसैन जी। दोस्तों ये काफ़ी फेमस नाम है भारत। और ये दोस्तों इनका जो कार्यकाल था वो ये रहे थे 1897 से लेके 1969 तक। ठीक है दोस्तों। माफ़ करिएगा दोस्तों, ये इनका जन्म थी। एक सेकंड, माफ़ करिएगा दोस्तों, ये इनकी डेट ऑफ बर्थ थी, जो कि ये 1897 से लेके 1897 से लेके 1967 तक इनका दोस्तों जीवन काल है। और इनका जो कार्यकाल है वो दोस्तों 1962 से लेके 1967 तक। ठीक है, कार्यकाल ये है। माफ़ करिएगा दोस्तों, वो गलत हो गया। अब आपने देख लिया दोस्तों। और भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे वो दोस्तों आप मुझे बताओ। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी थे, जो 1888 में पैदा हुए थे दोस्तों। 1975 में जो एक्सपायरी हुए थे। इनका जो कार्यकाल था दोस्तों वो था 1952 से लेके 1962 तक। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही अभी और दोस्तों अभी जो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि अभी भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है। 2022 से जो उपराष्ट्रपति बने हैं भारत के, वो कौन है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, त्रिपुरा एक प्रमुख त्योहार है जिसमें पशुधन और धन के देवता की पूजा की जाती है। लंपरा पूजा, कैर पूजा, खारची पूजा और गरिया पूजा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो आप हमें बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। आप गैस करिए, माफ़ करिएगा। तो इसका जो दोस्तों सही उत्तर है वो है गरिया पूजा। ये दोस्तों त्रिपुरा का जो एक प्रमुख त्यौहार है वो है गरिया पूजा। यह मतलब त्रिपुरा में एक प्रमुख त्यौहार है जो चैत्र महीने के अंतिम दिनों में आयोजित किया जाता है। जाति जनजाति त्रिपुरी और रिंग्स द्वारा एक फसल उत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह पूजा 7 दिनों के लिए बैसाख अप्रैल महीने के 7वें दिन आयोजित की जाती है दोस्तों। और एक बांस का खंभा जो पशुधन और धन के देवता भगवान गरिया का प्रतीक है, फूल और माला के साथ पूजा जाता है। जिन प्रमुख सामग्रियों के साथ गरिया पूजा आयोजित की जाती है वे हैं सूत, धागे, चावल, ऋचा, फल और वाइन। देवता के समक्ष मुर्गों की बलि दी जाती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भगवान के सामने मुर्गों का खून बहाया जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने वर्ण परिचय नामक पुस्तक लिखी है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राम मोहन रॉय, देवेंद्रनाथ टैगोर और रविन्द्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है दोस्तों
ईश्वर चंद विद्यासागर। दोस्तों आप ईश्वर चंद विद्यासागर को जानते ही होंगे, और नहीं जानते होंगे तो आप आज जान जाएंगे। इस बंगाल के अधिकतम प्रभावशाली प्राइमर माना जाता है। वर्ण परिचय यानी वर्ण परिचय 1855, ठीक है, 19वीं सदी के भारतीय समाज सुधारक ईश्वरचंद विद्यासागर के माध्यम से लिखा गया एक बंगाली प्राइमर के प्राथमिक भाग की उपलब्धि ने विद्यासागर को दूसरे घटक पर चित्रों के लिए प्रेरित किया। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ए बिहार, बी असम, सी ओडिशा और डी पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है, तो जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य दोस्तों पश्चिम बंगाल है। ये आपको पता ही होगा, आपने अगर ज्योग्राफी को थोड़ा भी पढ़ा है। भारतीय राज्यों में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक पश्चिम बंगाल है। जूट खारिफ की फसल है। तो दोस्तों आप मुझे बताएंगे कि खारिफ की फसल कौन कौन सी होती है, कमेंट में मुझे बताइएगा खरीफ की फसल कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, ये आप मुझे बताइएगा। और खरीफ की फसल किसे कहते हैं? दुनिया की जूट की खेती में गंगा डेल्टा का योगदान लगभग 85% है। दोस्तों गंगा डेल्टा मतलब गंगा जो डेल्टा बनाती है बंगाल की खाड़ी में, वो कौन सा होता है? सुंदरबन डेल्टा। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य असम है दोस्तों। और भारतीय राज्यों में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक उड़ीसा है। समझ गए दोस्तों, उड़ीसा मैग्नीज, और आपका टी असम, और बंगाल तो है ही दोस्तों चावल का। तो ये थे आपके कुछ दिल्ली पुलिस के लिए स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है कि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगर दोस्तों कोई कमी है, आप कुछ और चाहते हैं जो कि आपको चैनल पर चाहिए, या कोई कमी आ रही है तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसको सुधार करूँगा। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।